हर हर महादेव दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महादेव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग को भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पहुँचे कैसे, उसके बाद यहाँ घूमने की और कौन कौन सी जगह है, फिर यात्रा की पूरी प्लानिंग कैसी होगी, खाने की क्या व्यवस्था यहाँ रहेगी, हमें कब यहाँ आना चाहिए और यात्रा का कुल खर्च कितना होगा। अब पूरी जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले से कुछ दूर स्थित एक त्र्यंबक नामक गांव में स्थित है जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से घिरा हुआ है और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में महादेव विराजमान हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पहुँचे कैसे, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने शहर से ट्रेन पकड़कर नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुँच जाइए। स्टेशन से ही डायरेक्ट आपको सिटी बस मिल जाएगी जो कि आपको डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थल पर पहुँचा देगी। नासिक रोड स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 38 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आप लोग चाहे तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन से नासिक बस स्टॉप आकर यहाँ से बस लेकर सीधे त्र्यंबक गांव पहुँच जाएं और ये बस आपको त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देगी। पुणे से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 245 किलोमीटर्स है, मुंबई से 205 किलोमीटर्स, छत्रपति संभाजी नगर से 210 किलोमीटर्स। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो आपका 4000 से 4500 का खर्च पड़ सकता है। अब बात करें एयरवेज की तो नासिक में एक नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो कि वेल कनेक्टेड है और त्र्यंबकेश्वर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग त्र्यंबकेश्वर में एंटर कर चुके हैं और अब हमें बात करनी है कि हमें रुकना कहाँ पे है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना कोई भी होटल या फिर धर्मशाला मंदिर से बहुत दूर ना ले। आप चाहें तो श्री गजानन महाराज संस्थान में आश्रय ले सकते हैं जो कि मंदिर से केवल 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है। यहाँ पे आपको 4 पर्सन्स के लिए 600 रुपीज़ में रूम और 3 पर्सन्स के लिए 500 रुपीज़ में रूम मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो डॉर्मेट्री ले सकते हैं जो कि 80 रुपीज़ पर पर्सन है। चलिए अब हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर की तरफ जाते समय आप लोग को मार्केट मिलेगी। इस मार्केट से आप लोग प्रसाद और फूल खरीद सकते हैं और अपने जूते चप्पल भी यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। नहीं तो जगह जगह पे शूज स्टैंड बने हुए हैं, आप लोग अपने जूते चप्पल वहाँ रखवा सकते हैं। अब चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं अपने मंदिर के पास, मार्केट को पार करके। तो अब जो आपके सामने गेट प्रस्तुत है ये है उत्तर गेट। यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर आप लोग को शीघ्र दर्शन करना है तो आप लोग को 200 रुपये जमा करके VIP पास बनवाना होगा, जिससे आप लोग दर्शन शीघ्र कर सकते हैं। अगर आप उत्तर द्वार से एंट्री नहीं करते हैं तो आपको सामने दिखने वाले गेट से एंट्री करनी है, जहां से आप एक AC हॉल में आ जाएंगे। यहाँ पे रेलिंग बनी हुई है, महादेव का नाम लेकर चलते जाना है और इन्हीं रेलिंगों को पार करते जाना है। इन्हीं रेलिंगों के साथ बेंचेस भी लगी हैं ताकि आप चाहें तो उस पर आराम कर सकते हैं बैठ के। नॉर्मल डेज में अगर भीड़ कम है तो आपको दर्शन करने में केवल 1 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको दर्शन करने में कम से कम 4 घंटे लग सकते हैं। मंदिर 5:30 बजे खुल जाता है, तो आप चाहें तो सुबह के समय आ सकते हैं ताकि आपका दर्शन शीघ्र हो जाए, क्योंकि सुबह के समय भीड़ कम रहती है। इन हॉल्स में आपको पीने के पानी और टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो मोबाइल फोन्स ला सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में फोटो खींचना मना है। तो दोस्तों अब हम लोग मुख्य मंदिर में एंट्री कर चुके हैं और आप लोग यहाँ के दिव्य नज़ारे देख सकते हैं।
यहाँ पे आप लोग ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस मंदिर में जो गर्भगृह है वो थोड़ा गहरा है, तो आप चाहे तो इस सामने लगे शीशे में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस गर्भगृह में 1-1 इंच के 3 लिंग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को सिंबलाइज करते हैं। आप लोग चाहे तो इस मंदिर में कोई अपनी विशेष पूजा भी करवा सकते हैं। अब हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं और आपके समक्ष ये जो दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण 1755 में तीसरे पेशवा यानी नाना साहब पेशवा ने करवाया था। ये अलौकिक मंदिर काले पत्थर से बनाया गया है, जो कि सिंधु आर्य सभ्यता की नगर शैली का एक शानदार उदाहरण है। कथाओं के अनुसार ये क्षेत्र गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए महादेव की कठोर तपस्या की थी और इन्हीं से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ पर विराजमान हुए और उनको गौ हत्या के पाप से मुक्त किए। साथ ही महादेव ने गोदावरी नदी को भी यहाँ प्रकट किया। मंदिर के पीछे भी एक शिवलिंग है जो कि हूबहू गर्भगृह के शिवलिंग के जैसा ही है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी अपने पुष्प अर्पित कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर कुशावर्त जलकुंड भी है, जहाँ पर पाइपों के थ्रू गोदावरी नदी के पानी को लाया जाता है। कई भक्त दर्शन करने से पहले एक बार यहाँ पे स्नान कर लेते हैं। अब बात करें खाने पीने की, तो आपको यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स दिख जाएंगे, जहाँ से आप अलग अलग तरीके की चीज़ें अपने मन के अनुसार खा पी सकते हैं। दोस्तों, आप लोग चाहें तो यहीं पे स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक होती है। अब पुनः हम लोग गौतम ऋषि जी की कथा पर लौटते हैं। तो कथा के अनुसार यहीं पर महादेव ने अपनी जटाएं पट की थी और गोदावरी नदी का उद्गम यहीं से हुआ था। इसके अलावा आप लोग चाहें तो सोमेश्वर वाटरफॉल, दुर्गावाड़ी वाटरफॉल, अंजनेरी फोर्ट जो कि हनुमान जी की जन्मस्थली है, पंचवटी, हरिहर फोर्ट आदि घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ आने का सबसे सही समय कौन सा है। वैसे तो यहाँ पे आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम यहाँ आने का अक्टूबर से अप्रैल का है। आप लोग सावन में भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उस समय थोड़ी यहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहेगी। अब बात करें हम लोग यहाँ पे टूर प्लान की, तो आप लोग अगर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के अलावा ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग या नासिक की अन्य मंदिरों और जगहों को घूमना चाहते हैं, तो आप लोग 2 डे 1 नाइट या 3 डे 2 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इतना टाइम आप लोग के लिए इनफ होगा अच्छी तरीके से हर जगह को घूमने के लिए। अब हम लोग बात टोटल बजट की करते हैं। तो अगर आप लोग 3 से 4 लोग हैं और आप लोग का प्लान है 1 डे रिटर्न का, तो आप लोग का 1500 से 2000 प्लस ट्रेन टिकट लग जाएगा। वैसे महाराष्ट्र में फीमेल्स के बस टिकट हाफ लगती है, चाहे वो बस एसी हो या नॉन एसी हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने घर चलते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।